गणपति बप्पा मोरिया। यस। तो आज हम करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट के मास्टर क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर आपका नॉन रेजिडेंट ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाइए। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बोला है शिवानी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 55% शेयर्स इन कुबेर लिमिटेड। ओके। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई। मतलब ये जो कुबेर है वो कहाँ पर है? दुबई में है। एंड दिस इज द सब्सिडरी ऑफ द शिवानी प्राइवेट लिमिटेड। कुबेर लिमिटेड हैज इट्स ऑफिसेज इन इंडिया ऑल्सो। अच्छा, उनका इंडिया में भी प्रेजेंस है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर मान लो जो होल्डिंग कंपनी है दैट इज इंडियन कंपनी, तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं बोलोगे कि सब्सिडरी भी सर इंडियन कंपनी हो गई, कभी नहीं बोलोगे। आपको सब्सिडरी कंपनी इज फॉरेन कंपनी, उसका होल्डिंग कंपनी इज नो डाउट इंडियन कंपनी, बट आप ये नहीं बोलोगे कि सर होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो सर उसका पोएम इंडिया में हो जाएगा। नहीं, फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द पोएम, है ना। अगर फॉरेन कंपनी का पोएम इन इंडिया है तब तो वो रेजिडेंट हो जाएगी, और पोएम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। चलो, तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि सर जो कुबेर लिमिटेड है जो दुबई में इनकॉर्पोरेटेड है उसका पोएम इंडिया में है या नहीं है। डिटेल्स रिलेटिंग टू कुबेर। अब यहाँ उन्होंने मार्च 2023 के डिटेल्स उनकी प्रोवाइड कराई है कुबेर की। फिक्स एसेट्स आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पस। ठीक है, फिक्स एसेट्स हमें कंसिडर करना है, इन्होंने डेप्रिसिएशन के बाद में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये वाली एसेट्स कंसिडर कर लेंगे, इंडिया की और सिंगापुर की। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आपको गिवन है, अदर असेट्स दिस इज ऑल्सो असेट्स, ठीक है ना। इंटेंजिबल दिस इज ऑल्सो असेट्स, अदर असेट्स दिस इज ऑल्सो असेट्स। ठीक है, वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पर गिवन है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, ये कहता है जो इनका ट्रेडिंग ऑपरेशन है वहां से जो इनको इनकम हो रही है दैट इज 730 और 1370, बट इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। ये कहता है द अबाउ फिगर इंक्लूड्स, इसमें फॉलोइंग चीजें इंक्लूड्स हैं। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, राइट। चलो एक बार मैं आपको प्रोविजन बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है कोई भी फॉरेन कंपनी का। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है तो उसका पोयम इन इंडिया, अगर उसका पोयम इंडिया में है तब तो वो हो जाएगी आपके लिए रेजिडेंट, अदरवाइज वो हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, अदरवाइज वो हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। सर पोयम इन इंडिया कैसे पता चलेगा? प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर आप देखोगे सर्कुलर 8/2017, सर्कुलर 8/2017, उन्होंने बताया है कि अगर मान लो कोई भी फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर, राइट, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर तो उस केस में जो पोएम डिटरमाइंड होगा बेस्ड ऑन दी अबॉय टेस्ट। ठीक है, अबॉय टेस्ट प्लस मेजॉरिटी मीटिंग। अब इन्होंने यहां पर क्या बताया है कि प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। ये कहता है पोएम आउटसाइड इंडिया इफ आपने अबॉय टेस्ट फुलफिल कर दिया हो और आपकी मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया होती है। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपने फुलफिल कर दी तो आपका पोएम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, अब देखो अबॉय टेस्ट में आप कैसे पता लगाओगे? सर अबॉय टेस्ट में 4 पॉइंट्स हैं। पहला, पैसिव इनकम उस कंपनी का, है ना, जिस फॉरेन कंपनी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन द पोएम, उस फॉरेन कंपनी का पैसिव इनकम अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम, पैसिव इनकम और टोटल इनकम। ठीक है, पहला। दूसरा, इंडिया असेट्स, उस कंपनी की जो भी इंडिया असेट्स है लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट्स। ये कहता है कि कुबेर लिमिटेड जो यहाँ पर है उसकी जो भी टोटल एसेट्स है उसका 50% से कम होनी चाहिए इंडिया की एसेट्स, क्योंकि इसका इंडिया में भी प्रेजेंस है। देखो यहाँ पर इन्होंने इंडिया और सिंगापुर दोनों का बताया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनका टोटल निकाल लेंगे, है ना, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि भैया क्या इंडिया की एसेट्स टोटल एसेट्स के लेस देन 50% है। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस यहाँ पर करना है। तीसरा, इंडिया एम्प्लॉयज लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, मतलब इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो रेजिडेंट एम्प्लॉयज हैं, वो टोटल एम्प्लॉयज का 50% से कम है। और इन इंडिया एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिल रही है पेरोल
payroll expenses to above employees less than 50% of the total payroll expenses. अगर आपने चारों कंडीशन पूरी कर दी तो यहाँ हम बोलेंगे कि सर आपका अबॉय टेस्ट फुलफिल हो गया है। अबॉय टेस्ट फुलफिल हो गया, फिर हम देखेंगे कि आपकी मेजॉरिटी मीटिंग कहाँ हो रही है। अगर आपकी मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, जैसे मान लो मेरी टोटल 10 मीटिंग्स होती है, 10 में से 8 मीटिंग मेरी आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो मैं बोलूँगा मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो अगर ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो मैं बोलूँगा सर पोयम आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि सर इस फॉरेन कंपनी का पोयम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, सो दिस फॉरेन कंपनी इज नॉन रेजिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमें देखो फिक्स एसेट्स गिवन है 1500, इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है, अदर एसेट्स में यहाँ पर गिवन है। बस यही है हमारे लिए असेट्स। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। जस्ट मिनट कैलसी ले लेता हूँ। यस तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी हो गई है 1500, 650, 2150, 250, 225, 1075 प्लस 225, ये हो गई आपके 1300 और 1900 और ये हो गई आपके 2700। तो दीज आर योर टोटल एसेट्स, 1300 प्लस 2700 प्लस 2150, तो यहाँ हो गई आपके पास 6150। इंडिया की एसेट्स कितनी है 1500 प्लस 225 प्लस 800, तो ये हो गई 2525। ठीक है, 2525 अपॉन 6150 लेस देन 50%। ठीक है, एक एक पॉइंट को देखते चलो ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी। 2525 और 6150 तो 41.6, राइट। तो यहाँ हम एक चीज़ हमने कंडीशन पूरी कर दी कि सर असेट्स, जो असेट्स है ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, चलो चारों कंडीशन अपन देख लेते हैं। तो पहला पूरा हो चुका है। अब ये बोलता है इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस द अबव फिगर इंक्लूड्स। देखो यहाँ पर पैसिव इनकम में क्या क्या आ जाता है, सिंपल है, आपको यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए कि पैसिव इनकम मतलब क्या क्या होता है। एक्टिव इनकम मतलब जिस बिजनेस वाली जो आपकी इनकम होती है दैट इज एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो आपका रेंटल इनकम है, राइट, वो आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। पैसिव इनकम को याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ। पैसिव इनकम कभी भी ना कोई याद करने की कोशिश मत करना। अपने 5 हेड होते हैं। सैलरी, कोई फॉरेन कंपनी को सैलरी मिलती नहीं है तो उसको हटा दो। हाउस प्रॉपर्टी, यस सर हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, तो रेंटल इनकम इज योर पैसिव इनकम। ठीक है, फिर आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी इज द एक्टिव इनकम, बिजनेस है भाई, बिजनेस तो एक्टिव इनकम हो गया। फिर आता है आपका कैपिटल गेन, है ना, तो अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन है दैट इज योर पैसिव इनकम। फिर तीसरा क्या आता है आपका आईएफओएस। आईएफओएस में डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, दीज आर द पैसिव इनकम। ठीक है, और अगर आपने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ सेल एंड परचेज किया हो, सेल एंड परचेज या परचेज एंड सेल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के पास साथ में, तो वो भी आपका पैसिव इनकम ही माना जाता है। दिस इज द पैसिव इनकम, करेक्ट। तो कंफ्यूज होने का ही नहीं बिल्कुल भी। अब देखते हैं आपका, देखो यहाँ पर आपको गिवन है कि दीज आर द ट्रेडिंग ऑपरेशंस का आपको ये इनकम यहाँ पर गिवन है। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स एंड परचेज विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होता तो मैं इसे रिमूव कर देता, बिकॉज दैट विल बी द पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम नहीं होती वो आपकी। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स एंड परचेज आर टू फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, यस दिस इज द पैसिव इनकम। तो अगर मैं पैसिव इनकम की कैलकुलेशन करूंगा तो माई 45 एंड 80 इज पैसिव इनकम। ठीक है, चलो मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई पैसिव इनकम। ठीक है, अब देखते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो पैसिव इनकम। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो पैसिव इनकम, तो ये भी मेरी पैसिव इनकम हो जाएगी। चलो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो मेरा यहाँ पर मुझे आप पैसिव इनकम मुझे मिल गया है कि मेरा टोटल पैसिव इनकम कितना है। यहाँ पर एक गलती मत करना, इंडिया का पैसिव इनकम नहीं लेना है अपने को, यहाँ टोटल पैसिव इनकम लेना है। तो योर टोटल पैसिव इनकम इज 122 और 880। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल पैसिव इनकम कितना हो गया यहाँ पर 122 प्लस 880, तो ये हो गया 1002।
1002, दिस इज योर पैसिव इनकम, ठीक है ना, दिस इज योर पैसिव इनकम, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपना टोटल इनकम देख लो कितना है। टोटल इनकम 730 और 1370 और 560 और 1320, 730 प्लस 1370, तो ये तो हो गया आपका 2100, ये तो हो गया आपका 2100, और 560 प्लस 320 ये हो गया आपका 880, 880, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 2980। तो 2980 का लेस देन अप टू 50% पैसिव इनकम हो सकता है। हमारा तो 1002 ही है, तो कम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये भी देख लेते हैं। द पैसिव इनकम इज 1005 अपॉन 2980, ऐसे मैंने कुछ गलती कर दी होगी, 1005, सॉरी ये 45 और 80 125 होगा, करेक्ट, हाँ। तो 1005 अपॉन 2980, ठीक है ना। अप टू 50% अगर पैसिव इनकम है तो चलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम में बोला है अप टू 50%, बाकी इंडिया असेट्स, इंडिया एम्प्लॉयज और इंडिया एम्प्लॉयज को जो पेरोल है वो लेस देन 50% होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे मेरी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है कि मेरा पैसिव इनकम इज अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम। चलो अगले पे आते हैं अपन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर है 70 और 90, दिस इज इंडिया और सिंगापुर। अब देखो अनस्किल्ड एम्प्लॉय आउट ऑफ अबाउ मेंशन्ड 5 और 30, रेजिडेंट इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक बात है। पेरोल एक्सपेंसेस ऑन दी एम्प्लॉयज 940, अच्छा पेरोल बस वही है, एम्प्लॉयज आपके यही है, तो आपके 70 और 90, 70 और 90 आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो नंबर आप देख लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके हो गए 160, और तो नहीं है ना एम्प्लॉयज, नहीं, तो टोटल आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए 160। चलो ये भी देख लेते हैं फटाफट से। इंडिया के कितने हैं 70, ठीक है, तो लेस देन 50% ऑफ ये रहा, तो 70 अपॉन 160, तो ये भी क्या है लेस देन 50%। तो यहाँ पे भी आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है कि जो इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब आ जाओ, आप इन इंडिया एम्प्लॉयज़ को जो पेरोल एक्सपेंसेस दे रहे हो वो कितना है, राइट, यहाँ से समझते हैं। ये बोलता है देखो पेरोल एक्सपेंसेस आपका है 940 और टोटल है 1250, नो 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 दिस इज सिंगापुर वाला, तो अपन टोटल कर लो 940 प्लस 1250, तो हो गया 2190, ठीक है ना, 2190। तो अगर 940 और 2190, दिस इज ऑल्सो लेस देन 50%, मतलब चारों कंडीशन आपकी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। दिस इज द फोर्थ कंडीशन, ठीक है ना। पहली कंडीशन हम देख चुके हैं, फोर्थ कंडीशन 940 और 2190, ठीक है। तो ये आता है आपका 41% इज ऑल्सो लेस देन 50%। तो यहाँ पर आपकी चारों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो जब आपकी चारों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो अब आपको देखना है कि मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम करेंगे कि मेजॉरिटी मीटिंग इनकी आउटसाइड इंडिया होती है, और जब अगर इनकी मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो पोएम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। सो ये कुबेर लिमिटेड क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। चलो दिस इज द conclusion. So Kuber Limited would be the non-resident for the previous year. I hope this is clear. So come on the next question. Yes, come on the next question. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, Red Limited, a non-resident foreign company, has entered into a collaboration agreement approved by the central government. भैया इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है, Red Limited एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया, बहुत बढ़िया साहब, एग्रीमेंट कर लिया तो अच्छी बात है। विद ब्लू लिमिटेड, इंडियन कंपनी के साथ इन्होंने कोई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है, ठीक बात है। एंड रिसिप्ट्स, ये कहता है इन रिसिप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इनको जो एग्रीमेंट किया ना कि भाई कोई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है तो उसके बदले उनको पेमेंट जो मिल रहा है वो देखो क्या पेमेंट मिल रहा है। अब इनको जो पेमेंट मिल रहा है वो बोलता है साहब इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर फॉर 40 लाख डिबेंचर्स, मतलब 40 लाख के डिबेंचर्स इशू किए। अब डिबेंचर पे 8% ब्याज मिलेगा, ठीक है यार, डिबेंचर पे तो ब्याज ही मिलता है और तो क्या मिलता है, राइट। तो 40 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है ना, इशूड बाय द ब्लू लिमिटेड, मतलब ब्लू लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए ऑन जुलाई 1, 2022, मतलब प्रीवियस ईयर में जुलाई में से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का आपने एक डिबेंचर इशू किया हुआ है, ठीक है। इन कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिजाइन, राइट। अब देखो यहां से आपको पता पड़ रहा है कि देखो टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिजाइन,
इसके बदले मतलब इंडियन कंपनी ने क्या लिया होगा, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी से टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन वगैरह लिया होगा, उसके बदले आप पेमेंट कर रहे हो सर, दिस विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। रॉयल्टी की डेफिनेशन में गिवन है कि भैया अगर आप अपना कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम यूज करने के लिए दे रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलता है इंक्लूडिंग द लमसम पेमेंट, वो रॉयल्टी माना जाएगा, राइट। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द रॉयल्टी। इवन आप कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हो, एसेट्स लीज पे देते हो, दिस ऑल आर विल बी रॉयल्टी, रॉयल्टी मानी जाएगी, ठीक है ना। आपने मेरी रॉयल्टी की डेफिनेशन देखी होगी जब मैंने एनआर का रिवीजन करवाया था, नहीं करा हो तो देख लेना भाई। एनआर का जो महाकुंभ है, महाकुंभ एनआर और टीपी का, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को समझाया है, वहां देख लेना, ठीक है। तो रॉयल्टी की डेफिनेशन आपकी वहां पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रॉयल्टी की डेफिनेशन फिर भूलोगे नहीं, मैं आपको लिंक इसमें उस महाकुंभ का लिंक मेंशन कर दूंगा, और वो कितने पे रॉयल्टी का डेफिनेशन कितने मिनट्स पे है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर दिस इज द रॉयल्टी, दिस इज द रॉयल्टी, मतलब नॉन रेजिडेंट को, आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को क्या हो रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। दिस इज नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, ठीक बात है। अब उसके अलावा और क्या मिल रहा है, तो ये एक हमें समझ में आ गया कि भैया डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। सर्विस चार्ज ऑफ 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 500 लैक्स। देखो लीज्ड आउट, अब ये कह रहा है कि ब्लू लिमिटेड को कोई एसेट्स लीज पे दी है, वो 500 लाख का 2.5% सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, दिस विल ऑल्सो रॉयल्टी। रॉयल्टी की डेफिनेशन में आप जाओगे कि अगर मान लो आपने फॉरेन कंपनी ने, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, मतलब वहां पे रॉयल्टी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी एसेट्स लीज पे दी है और उसके बदले आपको जो भी पेमेंट मिल रहा है वो भी आपका रॉयल्टी माना जाएगा, राइट। ये चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट 44 बीबी, ठीक है ना। प्रिजम्पटिव इनकम में जो आता है, जहां पर ऑयल रिग मशीन्स और ये ऑयल रिग मशीन्स और ये आप क्या करते हो, लीज पर देते हो, ठीक है ना। अब ये बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम द अबाउ इनकम, तो ये भी आपकी रॉयल्टी हो गई, दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी। रॉयल्टी में आपको क्या मिल रहे हैं, डिवेंचर्स मिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, ये भी रॉयल्टी हो गई आपके। अपार्ट फ्रॉम अबाउ इनकम, ये कहता है इन दो के अलावा आपको क्या मिल रहा है, रेड लिमिटेड रिसीव्ड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंटिंग टू ₹1.90 लाख ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ द ग्रीन लिमिटेड, listed debentures, sorry, this is listed debentures of the green limited, not shares। अगर शेयर्स होते तो 112A हो जाता है, बट अब यहां पर ये 112 के अंदर आ जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, 112 के अंदर आ जाएगा। और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो यहां पर जो टैक्स रेट होगी दैट विल बी 20%, चलो। तो टोटल इनकम आपको निकालनी है रेड लिमिटेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है, देखो ये इनकम आपकी क्या है, रॉयल्टी की इनकम। तो एक एनआर को इनकम क्या हो रही है, एनआर को इनकम क्या क्या हो रही है, रॉयल्टी की इनकम हो रही है। अब रॉयल्टी की इनकम में क्या आ रहा है, इसको 40 लाख के डिबेंचर्स मिल रहे हैं, तो 40 लाख की रॉयल्टी इनकम होगी। डिबेंचर्स मिल रहे हैं वो एक अलग बात है, भाई मैं आपको पैसे ना देके मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं, अरे इनकम तो मेरी 40 लाख रुपए ही है, राइट। तो 40 लाख रुपए मेरी इनकम हो गई। अब एक मेरे को और एक्स्ट्रा इनकम और हो गई, जो मेरे को डिबेंचर्स मिले हैं, तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट मेरे को और मिल जाएगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट मेरे को और मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 40 लाख का 8% इंटू 9/12, वो कितना हो गया, देखो 8% इंटरेस्ट है, यस, और 9/12 मतलब 9 महीने के लिए, क्योंकि देखो जुलाई में इशू हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख इंटू 8%/12 इंटू 9, तो ये हो गया 2.40 इज इक्वल टू 2.40। दिस इज द इंटरेस्ट इनकम, दिस इज द इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। चलो यहां पर मैं आपको 115A बताता हूं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, कितना है, 500 लाख का 2.5% इज इक्वल टू 500 लाख का 2.5%, 12.5 लाख, ठीक है। एंड दिस इज कैपिटल गेन, ठीक है ना, 112 में आ गया है अपना, कितना है 1.90 लाख, 1.90 लैक्स एट द रेट 20%, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलो तो मेरे को इनकम यहाँ पर पता पड़ गई है, प्लस इंटरेस्ट इनकम पता पड़ गई है। अब मुझे ये देखना है कि सर इस पर टैक्स किस तरीके से लगना है। अब 115A आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, सेक्शन 115A। अब देखो सेक्शन 115A में क्या आता है, सेक्शन 115A नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज पर है, ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनीज पर। अगर मान लो उनको डिविडेंड इनकम होती है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल होता है। अगर मान लो रॉयल्टी की इनकम होती है, अग्रीमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो रॉयल्टी की इनकम है वो 10% हो जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखना, वो रॉयल्टी की इनकम आपकी 115A में तभी आएगी जब
आपका इंडिया में पीई ना हो, इफ नो पीई इन इंडिया, इंडिया में पी नहीं होना चाहिए साहब, तो ही वो 115 ए में आएगा। लेकिन अगर मान लो इंडिया में पीई है तो 44 डी ए में चले जाएगा मामला, ठीक है। चलो फिर आपका क्या था, इंटरेस्ट। बट एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी मतलब आपने लोन जो दिया है इट शुड बी इन द फॉरेन करेंसी। तो उस पर अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है, भैया नॉन रेजिडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने फायदा दिया 115 ए के अंदर, बोले भैया तू फॉरेन करेंसी भेज, हमारे हिंदुस्तान में जरूरत है। अगर मान लो उसने फॉरेन करेंसी भेजी है और उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है तो जनरल टैक्स रेट है 20%। लेकिन कुछ केसेस में इनको फायदा दिया है, कुछ केसेस 194 एलबी, 194 एलसी, 194 एलडी और 194 LBA, कुछ केसेस मतलब जो यहां पर कवर होते हैं। मैं फटाफट से बता रहा हूं, मेरा नॉन रेजिडेंट का सेशन देख लेना, मैं आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा ताकि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। LB में क्या होता है, देखो LB लैंड एंड बिल्डिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, नोटिफाइड इंफ्रा डेप्ट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट बॉन्ड्स, राइट। अगर मान लो आपने नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो आपके लिए 5% से टैक्सेबल हो जाएगा। इन सब केसेस में 5% ही है, ठीक है ना। एलसी में क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, भैया उधार चाहिए, किसको चाहिए, बिजनेस ट्रस्ट या इंडियन कंपनी अगर कोई उधार ले रही है, राइट, थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के रूट आउट अगर आप उधार ले रहे हो और फॉरेन करेंसी में उधार ले रहे हो, मतलब सिंपल है कि नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पैसा दे रही है उधार, किसको, बिजनेस ट्रस्ट को या इंडियन कंपनी को, थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग अग्रीमेंट, थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। IFSC के केस में 4%। फिर आता है LD, लीडर कौन है भाई, QII और FII, ये मार्केट के बड़े लीडर हैं, इनका ही तो पैसा आता है हिंदुस्तान में। अगर QII और FII को इंटरेस्ट दिया जाता है किस पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पर, ठीक है ना, और म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज पर, तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट इनको मिलेगा उस पर 5% हो जाएगा। LBA होता है बिजनेस ट्रस्ट अगर पेमेंट करता है, बिजनेस ट्रस्ट अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो 5% और डिविडेंड का पेमेंट करता है अगर नॉन रेजिडेंट को तो 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है और सेम रेट से नॉन रेजिडेंट के लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना, TDS भी 5% से डिडक्ट होगा और यहां पर 5 और 10 से डिडक्ट होगा और सेम नॉन रेजिडेंट के लिए भी उसी रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, 5, 5, 5, 5 और 10। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया। तो आप देखो यहां पर हमें जो रॉयल्टी मिल रही है 40 लाख रुपए की, तो यहां पर हमें रॉयल्टी होगी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। यहां पे हमें रॉयल्टी मिल रही है ये भी, तो ये दोनों हो गई हमारे एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगी। फिर देखो अब हमें यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो 115A में कवर नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 115A में कवर नहीं हो रहा है, राइट। चलो तो 115 आगे भी मत सोचना, देखो यहां पे आपको मैं और बता देता हूं फर्दर। इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपको दो चीजें बताऊंगा, चैप्टर 12 तो चैप्टर 12 है, ताकि आपको एक और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये नॉन रेजिडेंट को जो डिबेंचर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो ना तो चैप्टर 12 में कवर हो रहा है ना चैप्टर 12 में कवर होता है। चैप्टर 12 होता है फॉर दी NRI, तो वो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। चैप्टर 12 में 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115BBA, तो किसी भी सेक्शन में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर नहीं हो रहा है, तो वो 112 में कवर होगा और 112 में एट द रेट ऑफ 20% वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखना, आप ये सोच रहे हो सर इंटरेस्ट पे 115A का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, मुझे बताओ। मैंने यहां पे आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी। सर अगर आपने पैसा फॉरेन करेंसी में दिया हो उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो सर आपको ये बेनिफिट 115A का मिलेगा। सर यहां पे आपने फॉरेन करेंसी में पैसा थोड़ी दिया है, यहां तो आपको डिबेंचर्स मिले हैं, आपने कोई फॉरेन करेंसी में पैसा थोड़ी डाला है हिंदुस्तान के अंदर, नहीं, यहां तो आपको डिबेंचर्स मिले हैं, तो ये इंटरेस्ट आपका जनरल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो फटाफट से देख लेते हैं, चलो। तो देखो 40 लाख ये रॉयल्टी हो गया हमारा, दिस इज अच्छा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और FTS बोथ आर द सेम, राइट। रॉयल्टी और FTS जब मैंने आपको डेफिनेशन बताता हूं तो रॉयल्टी और FTS ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, राइट। चलो ये आपकी रॉयल्टी आ गई 12,50,000 रुपए, कैपिटल गेन आ गया आपका 1,90,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देखो आपका यहाँ पर कितना है 40 लाख, ये आ गया 40 लाख के हिसाब से 2,40,000, तो ये आपका टोटल इनकम यहाँ पर निकल गया। वैसे देखो ये रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज में इन्होंने लिखा है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और
टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिजाइन, ये सब रॉयल्टी की डेफिनेशन में है। बट येस, रॉयल्टी एंड एफटीएस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, सेम ही है, मतलब वो तो ठीक है, उसे थोड़ा सा अलग डिफाइन कर दिया है। अगर आप उनकी टैक्स रेट भी देखोगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, रॉयल्टी और एफटीएस बोथ आर द सेम, यहाँ पर दोनों के लिए, ठीक है। चलो अब यहां पर आप आ जाओ, अब देखो यहां पर, हाँ, रॉयल्टी पर 10% है और एफटीएस पर भी 10% है। तो ये देखो, ये आपका 52,50,000 पे 10% के हिसाब से 5,25,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने 1,90,000 का 20% लिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये लो सर, 1,90,000 का 20%, 38,000 आपका ये हो गया है। अब देखो फॉरेन कंपनी की जनरल टैक्स रेट क्या होती है, 40%, ये लो सब 40% से लग गया। तो इस तरीके से आप आराम से उसका टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है अर्नोल्ड लिमिटेड हैज ए ब्रांच इन इंडिया, ठीक है ना, मतलब उसका पीई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फॉरेन कंपनी का यहाँ पर आपका क्या है, फॉरेन कंपनी पी इन इंडिया, पी इन इंडिया, ठीक है। चलो एक एक चीज को समझते हुए चलो, जैसे ही पी इन इंडिया आ जाता है तो तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, ये आपको दिया हुआ है 83 लाख रुपए, ठीक बात है। ये बोलता है साहब हमारा जो प्रॉफिट है ना वो कितना है, 83 लाख है। अब ये बोलता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 8 लाख रुपए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड, टोटल जो डिविडेंड की इनकम है वो इनकी कितनी है, वो है 12 लाख रुपए। चलो दिस इज द फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को अगर डिविडेंड की इनकम होती है तो भी मैंने आपको बताया था 115A में, ये देखो, ठीक है ना, 115A में आपका अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये डिविडेंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20%, 115A। चलो ठीक बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एमएमएस लिमिटेड मुंबई 7 लाख रुपए, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द इंडियन कंपनी एमएमएस लिमिटेड, ये कहता है कि भाई इंडियन कंपनी बाय दी, मतलब इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अगर मान लो आपने फॉरेन करेंसी में लोन दिया होगा बाय द इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी एज पर द लोन एग्रीमेंट, ठीक बात है, मतलब फॉरेन करेंसी में लोन मिल लिया है इंडियन कंपनी ने। तो मैंने आपको बताया था एलसी के अंदर कि अगर मान लो आपने इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने उधार लिया है बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी थ्रू लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के रूट आउट इन्होंने उधार लिया है और इस पे अगर बिजनेस ट्रस्ट या इंडियन कंपनी अगर पेमेंट करती है तो एलसी में एट द रेट ऑफ 5% टैक्सेबल होगा, राइट। तो ये आपका 115A में फॉरेन कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट 7 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 5%, 115A, करेक्ट। ये देखो आ जाओ, ये यहाँ पे आ गया, बताया था एलसी के अंदर। ये नहीं भी लिखता ना एलसी तो भी हमको पता पड़ जाता, क्योंकि हमें फंडामेंटल मजबूत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना भाई। नॉन रेजिडेंट पे अगर कमांड करनी हो तो ये जो रिवीजन सेशन है मेरा, ठीक है ना, मैराथन महाकुंभ वाला, वो आप जरूर देखना। महाकुंभ नहीं, सॉरी, मैराथन वाला मैं लिंक अटैच कर दूंगा विद टाइम स्टैम्प, तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला देखो, ये बोलता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम वरुण कंपनी। ये कहता है आपको एफटीएस मिला, रॉयल्टी और एफटीएस, ठीक है। कोलकाता से 25,000 रुपये मिला, 25 लाख रुपए सॉरी। द अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 10/8 और अप्रूव्ड है, और ये अग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज 6 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रॉयल्टी और एफटीएस मिल रहा है, रॉयल्टी और एफटीएस मिल रहा है। तो भी अपन ने 115A में देखा था कि अगर आपको रॉयल्टी और एफटीएस मिलता है, अग्रीमेंट अप्रूव्ड है, तो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, वहां मैंने एक चीज बताई थी कि देयर शुड बी नो पी इन इंडिया, यहां तो पीई इन इंडिया है, और जब पी इंडिया है तो 44DA में चले जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो पी इंडिया में नहीं होती तो इस एक्सपेंडिचर का कोई ट्रीटमेंट होता है क्या, नो, क्योंकि ये सारा जो होता है ना ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होता है। देखो आपको मैं बता देता हूं, चैप्टर 12 में क्या होता है, 115A आता है, 115AB आता है, ये एनआर और फॉरेन कंपनी के लिए है चैप्टर 12। 115AC मतलब इनको बेनिफिट मिलता है, चैप्टर 12 में इनको कंसेशनल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। 115AD और 115BBA। ए तो अभी अपन देख ही रहे हैं, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को अगर मान लो डिविडेंड की इनकम होती है, रॉयल्टी और एफटीएस की इनकम होती है, या इंटरेस्ट की इनकम होती है, राइट। रॉयल्टी और एफटीएस की इनकम इफ नो पी इन इंडिया, इफ नो पीई इन इंडिया, तो वो 115 में कवर होगा, 115A में कवर होगा, अदरवाइज वो 44DA में चले जाएगा, अदरवाइज 44DA में चल जाएगा। एबी में क्या होता है, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आ जाता है,
है ना। मैं बताऊंगा ये क्या है एक्चुअली, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ये, ठीक है। फिर आता है एसी, बॉन्ड्स और जीडीआर, बॉन्ड्स और जीडीआर के केस में आ जाएगा इन फॉरेन करेंसी वाले, ठीक है। टाइम स्टैम्प है, पूरा देख लेना, इन सब को आप देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सब कुछ होता है, सब बोलते हैं सर ये मैं समझ नहीं आता, मैं बोलता हूँ आप मेरा सेशन देख लो, आपके लिए पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, टेंशन लो ही मत आप। फिर आता है एडी, एडी आपका एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड के लिए होता है, ठीक है ना, जो 10(4)D में एग्जाम्प्ट होते हैं। फिर आता है बीबीए, ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और एंटरटेनर्स के लिए होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें पता पड़ गया है सर ये रॉयल्टी और एफटीएस है, बट ये 115A में नहीं आएगा, ये 44DA में कवर होगा। 44 जब डीए में कवर होता है तो जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर दिए जाते हैं, नॉर्मल बिजनेस इनकम निकाली जाती है, मतलब नॉर्मल तरीके से इनकम निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखो 25 लाख माइनस 6 लाख, तो 19 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 44DA, और जो भी उस फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। एंड फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है नॉर्मल टैक्स रेट 40%, तो ये 40% से टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो यहाँ आपको ये पूरी चीज़ें क्लियरिटी हो रही है, तो ये आपका एट द रेट ऑफ 40% से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोली है इन्होंने, द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स इज 20 लाख, ये बोलता है 20 लाख रुपया है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट 115 JB, मतलब ये आपको मैट के अकॉर्डिंग भी निकलवाना चाह रहा है, नॉन रेजिडेंट और मैट को यहाँ पर मर्ज कर दिया है। तो मैट के कुछ प्रोविजन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे और कुछ प्रोविजन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ताकि सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाए। देखो अब देखो मैट के अकॉर्डिंग आपका देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बुक प्रॉफिट लेते हैं, बुक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो 83 लाख हम यहाँ पर ले लेंगे, ये हमारा 83 लाख ले लिया। अब एडलेस, अब यहाँ पर हमें देखो क्या क्या लेना है, यहाँ पर इनकम है, आपको याद होगा मैट में बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कभी भी एनआर और फॉरेन कंपनी से रिलेटेड 115A की इनकम कभी भी कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है ना। 115A की वो इनकम, सुनना वापस, 115A की वो इनकम, सारी इनकम नहीं, 115A की वो इनकम जो मैट की रेट है, मैट पे क्या रेट होता है, बुक प्रॉफिट का 15%, तो 115A की वो इनकम जो 15% से कम रेट पर टैक्सेबल हो रही है उनको मैट की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। अब यहां देखो ये डिविडेंड तो टैक्सेबल हो रहा है 20% पे, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो कंसिडर किया जाएगा मैट की कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, इसे तो कंसिडर किया जाएगा। बट अगर ये टैक्स रेट अगर मान लो कम होती तो इसे कंसिडर नहीं करते, तो ये इसे तो कंसिडर करेंगे, है ना, इसे कंसिडर करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बुक्स के अंदर, नो ट्रीटमेंट इन बुक्स, ठीक है ना। बुक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा इससे रिलेटेड। ये देखो दिस इज ऑल्सो 115A का इनकम एंड टैक्स रेट इज 5%, यस इसका ट्रीटमेंट होगा बिकॉज 15% से कम है। मैट में वहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी 115A में जो इनकम आती है विच इज लेस देन, जिनकी टैक्स रेट लेस देन दी मैट का रेट, मैट का रेट है 15%, 15% से कम रेट है, यस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5% को, ये 7 लाख रुपए है, इसको आप क्या कर दो, ये आपने बुक प्रॉफिट में इट इंक्लूड किया हुआ है, लेस कर दो, लेस कर दो, देखो ये लेस नहीं हुआ, ये लेस हो गया आपका यहाँ पे। अब ये तो वैसे भी 115A का है ही नहीं, तो 44DA का है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है इन्होंने। सो आपका 7 लाख रुपए लेस हो जाएगा, 76 लाख रुपीज यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब 76 लाख का क्या कर लो, 15%, सिंपल, ये आपका 11,40,000 आ गया, उस पर आप सेस लगा लो, तो ये आपकी इनकम आ गई 11,85,600, ठीक है। अब आ जाओ एस इनकम एस पर नॉर्मल प्रोविजन। अब नॉर्मल प्रोविजन में देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि विदाउट कंसिडरिंग द 1 and 4, इन्होंने यहां पर 1 and 4 को कंसिडर नहीं किया, कोई बात नहीं हम कंसिडर कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन, ओके, टोटल इनकम रेगुलर प्रोविजन 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो हमने ये इनकम भी कंसिडर कर ही लेंगे हम, और अकॉर्डिंगली विल कंप्यूट द टैक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ जी, हमारी इनकम यहाँ पर 20 लाख रुपए की इन्होंने इनकम बताई है, 20 लाख रुपए की इन्होंने इनकम बताई है विदाउट कंसिडरिंग दीज इनकम, जो अभी अपन ने देखी ना, इन इनकम्स को कंसिडर नहीं किया हुआ है। उसके अलावा इनकी नॉर्मल इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए। तो अपन एक बार पहले इनकम देख लो, नॉर्मल इनकम कितनी है, एक तो है 20 लाख रुपए और एक 44DA की हमने देखी थी 19, ठीक है ना, ये हो गई आपकी 39 लाख रुपए, ठीक है। अब आप 115A की इनकम देख लो, इंटरेस्ट वो कितना है, वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। फिर 115A का आप डिविडेंड देख लो, वो कितना है, 12 लाख रुपए,
ठीक है, वो है आपका 12 लाख रुपए, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। बस यही है तो हो गया, सिंपल है। इस 7 लाख पे तो आपका जो टैक्स बनेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 5%, इस 12 लाख पे जो बनेगा एट द रेट ऑफ 20%, और इस 39 लाख पे बनेगा 40%। दैट्स इट, सिंपल, देख लो। 39 लाख का 40%, 15.6, दिस विल बी 15.6। 7 लाख का 5%, 0.35 लैक्स। 12 लाख का 20%, 2.4 लैक्स, प्लस 15.6 प्लस 0.35, तो 18.35 विल बी द टैक्स अमाउंट, राइट। और अब इस पे लगा दो सरचार्ज, एजुकेशन, सॉरी सरचार्ज क्या, एजुकेशन से सरचार्ज तो लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा हो तो, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो लगेगा, अदरवाइज तो लगेगा ही नहीं। तो ये 73,400, उसके अलावा उसका टैक्स निकला आपका नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकला आपका टैक्स 19,08,400, और मैट के अकॉर्डिंग कितना निकला था आपका 11,85,600। तो मैट एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, मैट एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, सिंपल है। तो आपको जो टैक्स देना है वो एज पर इनकम टैक्स देना है, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नेक्स्ट, हाँ चलो लिखा है ना बराबर से, हाँ। अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड बाय मिस्टर सुमित, ए नॉन रेजिडेंट एंड ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। देखो अब यहाँ पर जैसे ही आपको दिख जाए इंडिविजुअल से रिलेटेड मामला है और नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट यहाँ दिमाग की बत्ती अपनी जल जानी चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है ना। चैप्टर 12 ए यहाँ पर आपका लग जाएगा। चैप्टर 12 ए लगता है एनआरआई पर। एनआरआई मतलब कौन होता है, जो नॉन रेजिडेंट है प्लस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है ना, उस पे लग जाता है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ आपका चैप्टर 12 ए लग जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले चलो मैं आपको बता ही देता हूँ चैप्टर 12 और चैप्टर 12 अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू करा ही देता हूँ मैं आपको। देखो यस चैप्टर 12, ठीक है, और चैप्टर 12 ए, ठीक है ना। चैप्टर 12 आपका क्या होता है, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, और ये होता है एनआरआई के लिए। एनआरआई मतलब कौन होता है मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है, एक तो 115 ए आ गया, 115 ए बी आ गया, 115 ए सी आ गया, 115 ए डी आ गया, और 115 बी बी ए। ये 5 सेक्शन आपके चैप्टर 12 में आ जाते हैं। चैप्टर 12 में क्या आता है 115 सी, 115 डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये 7 सेक्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। 115 ई, 115 एफ, 115 जी, 115 एच और 115 आई, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बताया गया है हु विल बी द एनआरआई। अगर एनआरआई फॉरेन एक्सचेंज असेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज असेट्स मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज असेट्स मतलब या तो उसने इंडियन कंपनी में, देखो ये होता है, इट शुड बी फॉरेन एक्सचेंज असेट्स मतलब फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या तो इंडियन कंपनी के आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। इंडियन कंपनी के आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बट दैट कंपनी शुड बी पब्लिक होनी चाहिए, तो ही उसे फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बोला जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट्स में अगर आपने किया है तो दैट कंपनी शुड बी द पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। शेयर के केस में पब्लिक और प्राइवेट दोनों चलेगा, बाकी के केस में पब्लिक होनी चाहिए, डिबेंचर और डिपॉजिट्स के केस में, ठीक है ना। अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट शुड बी द फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। अगर आपने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और नोटिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बट इट शुड बी द इन द फॉरेन करेंसी। ये यहाँ पे यहाँ लिख लो, इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। चलो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हो जाती है। अब अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है तो उस पर जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो आपका चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। देखो क्या क्या इनकम हो सकती है, तो इन्होंने बोला है कि आपकी ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पर क्या क्या इनकम आपको हो सकती है। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब क्या हो गया, डिविडेंड या इंटरेस्ट,
इन्वेस्टमेंट इनकम, और अगर आप उनको बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके अलावा अदर इनकम भी आपको हो सकती है, ठीक है ना, अदर इनकम भी आपको हो सकती है, राइट। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगी, एलटीसीजी है तो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा, और अदर इनकम है तो नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब वहां पर चैप्टर 12 का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी पर मिलता है, बाकी पे नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। एज पर नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ इन दो इनकम पे ही आपको बेनिफिट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इन दो इनकम पे ही आपको बेनिफिट मिलता है। सर ये इनकम कैलकुलेट की कैसे की जाती है? सर इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या कोई खर्चों का बेनिफिट मिलेगा? नो, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एंड एटीसी से एटीयू का डिडक्शन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सर क्या एलटीसीजी पे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? नो डिडक्शन ऑफ एटीसी, एटीसी से एटीयू, बट एक्सपेंसेस का डिडक्शन, बट एक्सपेंसेस डिडक्शन अलाउड, एक्सपेंसेस डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मल, तो ये तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा, नॉर्मल इनकम तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने का है। बस ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, मान लो आप सेल करते हो और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, बट अगर आपने विद इन द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, अगर विद इन 6 मंथ अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स परचेज कर ली है, या 10(4)B के अंदर जो एसेट्स है, नोटिफाइड एसेट्स हैं, वो अगर आपने परचेज कर ली है, जिसे हम बोल सकते हैं सेविंग सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 10(4)B, अगर आपने न्यू फॉरेक्स एसेट्स या सेविंग सर्टिफिकेट जो 10(4)B में नोटिफाइड है उनको अगर आपने परचेज कर लेते हो, राइट, विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना। 115F के अंदर है ये, 115F में है एग्जेम्पशन ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए का नेट प्रोसीड है, प्रोसीड, ठीक है, 6 लाख रुपए दिस विल बी द कॉस्ट, तो 4 लाख रुपए है ना, 4 लाख रुपए है। तो यहां पर देखो 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। तो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका 40% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो आप 8 लाख की एसेट्स परचेज करते हो, राइट, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स या सेविंग सर्टिफिकेट 10(4)B वाले, तो 8 लाख का 40% इज इक्वल टू 3.2, है ना, 8 चौक 32, 3.2 का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। रुको एक मिनट, चलो अब अपन करते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो सर आ जाओ। अब ये क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑन 31/7/2022, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6,50,000 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। अब अपन ने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एट द रेट ऑफ 10% की टैक्सेबिलिटी होती है ना। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नॉट कंसिडर्ड अबव, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंसिडर कर लो। कंसिडर करने के बाद जो नेट इनकम आएगी दैट विल बी 5,70,000, ठीक है ना। तो 5,70,000 पे आपका ये टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट, ये तो एक इनकम हो गई आपकी। ये दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर दिस इज द अदर इनकम, नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, दिस इज अदर इनकम, ठीक है ना। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी मिलता है तो वो आपका एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर 12A में आ जाएगा ये भी चैप्टर 12A में आ जाएगा, ये कवर नहीं होगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यस, डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये भी आपका एट द रेट ऑफ 20% चैप्टर 12A में आ जाएगा। सिंपल है, मैंने बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स या तो इंडियन कंपनी के शेयर्स हो, पब्लिक या प्राइवेट कोई भी हो, या इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स या डिपॉजिट जो पब्लिक कंपनी के हैं उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये बोल रहा है कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये कहता है इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट, 10(4)B के नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये देखो कैपिटल गेन पे आपको फायदा मिल सकता है। 5,70,000 रुपए कैपिटल गेन हुआ है आपको, ठीक है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपका डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है 31/7/2022। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है? 30/3/2023। तो देखो 8, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब 31 जनवरी तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते तो बेनिफिट मिलता। 6 महीने के बाद आप करोगे नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक बात है,
फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, दिस इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, वो भी फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ही है, बट टाइम लिमिट नहीं, विद इन बट शुड बी इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। और यहां पे भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है ना। तो अब दोनों जगह पे ये नहीं आ रहा है, तो इस पे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और इस पे भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। टीडीएस ठीक है, वो तो जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसका इफेक्ट ले लिया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन, ये लो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, आप करो आराम से। देखो अब आपको 5,70,000 रुपये है, तो आपका 5,70,000 रुपये, चलो पहले इन्होंने इनकम कैलकुलेट की है, ठीक है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, हाँ ठीक है, 5,70,000 रुपये आपका जो टैक्स बनेगा, दिस इज 5,70,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे इनकम कैलकुलेट की, एग्जामेशन नहीं मिल रही है तो 5,70,000 रुपये आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी अपन ने देखा ही था यहाँ पे, इन दो को एक साथ ले लो आप, 2,60,000, क्योंकि इस पर आपको चैप्टर 12 का बेनिफिट मिल रहा है और 20% से टैक्सेबल हो रहा है, और 95,000, ये क्या हो रहा है भाई, 95,000, तो ये दोनों को मैंने साथ में लिया तो ये आया 355, ये क्या हो रहा है स्क्रीन पर, 355, 3,55,000 कहाँ गया, यस 3,55,000 ये आ गया। और एक ये हमने देखा था कि ये नॉर्मल टैक्स रेट से आपका नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, दिस वाला अमाउंट 5,90,000, सो दिस 5,90,000, सो ये आपका यहाँ पे टोटल इनकम निकल गया है। अब देखो 3,55,000 पे 20% से टैक्सेबिलिटी थी, हमने यहाँ देखा था एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, तो ये आपका 3,55,000 पे 20% से आ गया है। 5,00,000, अच्छा उसके अलावा हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखा था, कितना था, 5,70,000, उस पर 10% के हिसाब से आ जाएगा, 5,70,000 पे 10% के हिसाब से आ गया। और बाकी जो इनकम थी, दिस इज द फॉरेन कंपनी, करेक्ट, नहीं एनआरआई है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स मतलब स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा इसको, ठीक है ना। इसको सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन का तो कभी भी नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जो भी नॉर्मल स्लैब रेट है 5,90,000 पे 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से जो भी ज्यादा है 90,000 उस पर 20%, बस नॉर्मल तरीके से इसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 5,90,000 एज पर द स्लैब रेट, तो देखो 5 लाख तक तो हो गया 12,500, और 90,000 पे हो जाएगा इंटू 20% प्लस 12,500, तो 30,500, 30,500 आपका यहाँ ऐड हो जाएगा, दिस विल बी द टैक्स, और उस पर आप 4% सेस लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल टैक्स बन जाएगा, और जो आपने टीडीएस पे किया है वो लेस कर दो, तो ये अमाउंट रिफंडेबल बन जाएगा, दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू एफआईआई, और हाँ दिस इज रिलेटेड टू एफआईआई, तो मैंने बताया था ना 115 एडी, 115 एडी एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट, तो 115 एडी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पर अब अपन देखते हैं, दिस इज रिलेटेड टू एफआईआई, है ना, तो एफआईआई पे जनरली आपका 115 एडी का सेक्शन आ जाता है, तो उस देखते हैं 115 एडी क्या होता है, चलो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। 115 एडी, सेक्शन 115 एडी, अगर मान लो एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड जो 10,4D में एग्जाम्प्ट होते हैं, 10,4D जिनको 10,4D में एग्जाम्पशन मिलती है, राइट, उनके लिए है स्पेसिफिकली आपका, अगर मान लो इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, अगर इन्होंने कोई भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है अदर देन यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। चलो तो उनके केस में इनकी किस तरीके से इनकम टैक्सेबल होगी 115 एडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 115 एडी मतलब इन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अदर देन यूटीआई और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अलावा, ठीक है ना, अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब देखो अगर इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम होगी, या या अदर इनकम, ठीक है ना, या अदर इनकम मतलब अदर इनकम भी हो सकती है बेचते हो तो, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड हो सकता है, ठीक है। चलो अगर मान लो एफआईआई को हो रही है इनकम या स्पेसिफाइड फंड को हो रही है, स्पेसिफाइड फंड को लास्ट ईयर भी किया था इन्होंने, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड को बेनिफिट दिया है कि उनके लिए तो 10% से टैक्सेबल होगा, और एफआईआई को है तो 20% से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अदर में क्या आता है, अदर में मान लो 111 ए का कैपिटल गेन है क्या, 112 ए का, दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म। अभी बोलता है अदर लॉन्ग टर्म है, तो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 112 का, तो उस पर क्या होगा, और अदर शॉर्ट टर्म,
अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो देखो 111A है तो एट द रेट ऑफ 15%, 112 है तो एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और अगर 112 का है तो एट द रेट ऑफ 10% आ जाएगा। ठीक है ना, 112 का है और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एट द रेट ऑफ 30% यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, सरचार्ज इन सभी पर मैक्सिमम जो होगा ना, वो मैक्सिमम 15% ही होगा, सरचार्ज अगर होता है तो। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, हायर रेट भी होने 25 या 37% नहीं होगा, मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही होगा इन सभी पर। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। चलो, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन करो, आराम से आपको एफआईआई से रिलेटेड आराम से कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो, अभी क्या बोलता है कि स्टाइल इनकॉर्पोरेशंस ए नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स derived the following income for the financial year 22-23 के लिए यहाँ पर इनकम आपकी गिवन है। ठीक है, 22-23 के लिए ये बोलता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मतलब आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में पैसा लगाया है ऑफ एबीसी, ऑफ इंडियन कंपनी, और इन्वेस्टमेंट आपने 18-19 में किया 8,50,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्याज रिसीव हो रहा है, ब्याज रिसीव हो रहा है। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने आपको 115A बताया था तो 115A में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम होती है तो जनरल टैक्स रेट होती है 20%, बट अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। वहाँ LD मैंने बताया था 194 LD, वहाँ मैंने 194 LD का रेफरेंस आपको दिया था। मैंने कहा था लीडर, लीडर मतलब कौन, FII और QII, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में या म्यूनसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो जो उनको इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो इंटरेस्ट उनके लिए टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 5%, राइट, बट इट शुड बी इन्वेस्टेड इन दी फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है तो येस इंडिकेट कर रहा है कि इट शुड बी अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन दी फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पर आपको 115A का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, 115A का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप 115AD में जाते हो तो देखो आपकी टैक्स रेट हाई है, 20% है, बट 115A का बेनिफिट यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप 115A का बेनिफिट ले लोगे और 115A का बेनिफिट ले लोगे तो 5% से आपके टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अगला, ये बोलता है डिविडेंड फ्रॉम द लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 6,20,000 रुपये। डिविडेंड इनकम आपकी 20% से टैक्सेबल होती है ना। चलो, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपका 20% की टैक्सेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एट द रेट 20%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 17,32,000। एक्सपेंसेस, देखो मैंने आपको बताया था चैप्टर 12 की इनकम पे आपको कोई भी खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट, तो हैज़ बीन इंकर टू अर्न, तो खर्चों का बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है। अब ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, अगर मैं 115A में लूँ तो अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर कट नहीं है, राइट, वहाँ पर अगर मैं फॉरेन करेंसी में आता है तो भी 20% पे टैक्सेबल हो रहा है, राइट, और अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो भी 20% में टैक्सेबल हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आपको लिख दिया जाए कि हाँ अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी फॉरेन करेंसी तो 115A में आप कवर कर लोगे, अदरवाइज आप 115AD में कवर कर लोगे, तो मैं यहाँ पर एट द रेट ऑफ 20% उसे टैक्सेबल कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब यहाँ पर ये आ गई आपकी अदर इनकम। ठीक है ना, अदर इनकम यहाँ पर अब आपको देखना है क्या है, 111A है, 112A है, 112 है या अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, बॉन्ड्स ऑफ जे लिमिटेड, ये हैं बॉन्ड्स। ठीक है ना, बॉन्ड्स ऑफ जे लिमिटेड आपने परचेज किए थे 17 में, सेल किए हैं आपने 23 में, तो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इस पर, अगर जो भी होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। सेल प्रोसीड है आपका 47 लाख रुपए, कॉस्ट है आपकी 32 लाख रुपए। ठीक है ना, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के केस में वैसे भी नहीं होता है, राइट, तो आपका ये 5 लाख का आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल गेन निकल जाएगा। डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में कभी भी होता ही नहीं है ना, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, राइट, तो ये आपका 5 लाख का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 112A में आता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इनको सेल करते हो, उस पर एसटीडी आपने पे किया है तो ही आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलता है, फिर वो 112 के अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका। दिस इज लिस्टेड शेयर्स ऑफ द ई लिमिटेड, ये कहता है कि आपने परचेज किया है 2 मई को, सेल किया है 9 फरवरी को, मीन्स आई कैन से दिस इज द शॉर्ट टर्म, दिस इज द शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा है, शेयर्स ऑफ द ई लिमिटेड, और एसटीटी पेड, राइट, अगर आपने एसटीटी पे किया है
इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने इन पे एसटीटी पे किया है तो यस, इस पे जो भी कैपिटल गेन होगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 ए में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म होता है तो 111 ए में आ जाएगा, तो ये आपका 111 ए में कवर हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन आपका 1240 है और 780 आपका परचेज कॉस्ट है, तो 12,40,000 माइनस 7,80,000, दिस विल 4,60,000 रुपये, 4,60,000 रुपये जो है 4,60,000 आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 111 ए की रेट क्या है 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 112, देखो अभी अपन ने देखा था अदर 112 10% से आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, चलो गुड, आगे चलते हैं। ये हमने देख ही लिया था 20%, हाँ ये सब देख लिया था। ये देखो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 7 मार्च 2021, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म, तो ये मैं बोलूँगा अदर शॉर्ट टर्म, अदर शॉर्ट टर्म आ गया, अदर शॉर्ट टर्म आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। तो सेल कंसिडरेशन माइनस 840 माइनस 372, तो 4,68,000, 4,68,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। हो गया क्वेश्चन। बस आपको अगर ये क्लियर कट अच्छे से पता है ना, इसका सेशन भी सारा मेरा जो एनआर है अगर आपने ढंग से देख लिया ना, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी एनआर को लेके। ठीक है, मेरा अभी इस पे मैं दोनों अटैच कर दूंगा, दोनों लिंक दे दूंगा। एक मैंने महाकुंभ भी लिया था जो मैंने लास्ट 22 वालों के लिए लिया था, और अभी मैंने एक लिया है मैराथन लिया था मैंने, जिसमें टीपी और एनआर साथ में है, उसका लिंक मैं दे दूंगा विथ टाइम स्टैम्प, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ देख लेते हैं फटाफट से। देखो इंटरेस्ट इनकम हमें 8,50,000 रुपये मिला है, यस ये आ गया है हमारा। टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं, दिस इनकम तो आई गई आपकी। डिविडेंड इनकम 6,20,000 रुपये है, ओके कहाँ पर है, यस 6,20,000 रुपये, दिस इज ठीक बात है। 17,32,000 रुपये आपकी इनकम ली जाएगी, इसमें आपको कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो ये आपका हो गया। फिर आप देखो 47 लाख आपकी इनकम यहाँ आ रही है, 5 लाख रुपये, 4,60,000 और 4,68 आ रही है, कहाँ पर है, यस 5 लाख आनी चाहिए ना सर, 15 लाख नहीं, दिस इज टाइपो एरर, 5 लाख, सॉरी 15 लाख, अच्छा 47 माइनस 32 तो 15 लाख आएगी, 15 लाख आएगी, नो टाइपो एरर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 15 लाख। ठीक है, दिस इज 15 लाख। ठीक है, यहाँ पर 4,60 और 4,68, देखो अपन ने जो करा है वो सारा आप यहाँ पर आ गया है, बस यहाँ पर हमने टाइपो कर दी थी थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो टैक्स रेट अपन देखते हैं। टैक्स रेट में मैंने क्या बताया था, ये जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है यहाँ पे 5% हो जाएगा, ये 8,50,000 पे 5% हो जाएगा, राइट, बिकॉज हमें 115 ए का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरा फिर हमने देखा था डिविडेंड इनकम एट द रेट ऑफ 20% आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो डिविडेंड इनकम कहाँ पर है, अच्छा दोनों को मर्ज कर दिया इन्होंने। ठीक है, डिविडेंड इनकम और इन दोनों को मर्ज कर दिया, हाँ क्योंकि दोनों पे 20% की टैक्सेबिलिटी है, तो दोनों पे 23,52,000 पे 20% के हिसाब से आपका ये टैक्स बन जाएगा। अब देखो, अब हमारा आता है ये 15 लाख का जो है बॉन्ड्स, इस पर लॉन्ग टर्म 112 है तो 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। ये 15 लाख आपका 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, दिस इज 15 लाख, तो ये आपका 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाए, तो 15 लाख का 10% 1,50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का है, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15%, तो 4,60,000 एट द रेट ऑफ 15% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलो ये भी आ गया आपका, और दूसरा 30% पे टैक्सेबल हो रहा है। सो इस तरीके से आप आराम से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नॉन रेजिडेंट एंड टीपी, यहाँ पर टीपी और नॉन रेजिडेंट दोनों का कॉम्बो। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, तो अब देखो इसमें क्या है, मिस्टर बिस्ट ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर बिस्ट ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अर्न इंटरेस्ट इनकम ऑफ 12 lakhs ऑन इन्वेस्टमेंट इन द नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट सेटअप इन इंडिया एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1020 है। तो अपन ने देखा था नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, ठीक है ना, डेप्ट फंड, ये डेप्ट फंड जो 1047 में एग्जाम्प्ट होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉरेन करेंसी,
और अगर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो अपन ने देखा था 115A में कवर हो जाएगा। 115A में क्या था, फॉरेन करेंसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 20%। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी, देखो वापस बता देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें भूलो नहीं बिल्कुल भी। 115A में हमने 3 देखा था, डिविडेंड, रॉयल्टी और एफटीएस और एक इंटरेस्ट। इट शुड बी इन द फॉरेन करेंसी। ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लोन दिया है इट शुड बी इन द फॉरेन करेंसी, राइट। तो यहां पर हमने देखा था इट शुड बी 25%, बट इन सम केसेस एक्सेप्ट सम केसेस में सबसे पहले था, अगर मान लो कुछ केसेस जो एलबी में कवर हो रहे हैं, एलबी में मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, एक्सेप्ट सम केसेस, और उन सम केसेस में सब जगह 5% है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एलबी, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो 1047 में एग्जाम्प्ट होते हैं, ये रहा, ठीक है ना। तो उसके केस में अगर मान लो उन बॉन्ड्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो एट द रेट ऑफ 5% आपको क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और सेम वो 5% से टैक्सेबल होता है ना, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%, और यहाँ टीडीएस भी आपका 5% आ गया। फिर इसमें मैंने आपको बताया था 194LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, उधार चाहिए, अरे किसको चाहिए, इंडियन कंपनी को चाहिए, बिजनेस ट्रस्ट को चाहिए, तो वही है 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा, वो 5% से टैक्सेबल हो जाएगा। आईएफएससी में है तो 4%, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, इसके रूट आउट अगर आपने लिया हो, सब फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। फिर हमने बताया था 194 एलडी मतलब लीडर मतलब मार्केट के लीडर कौन है, क्यूआईआई और एफआईआई। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे या म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज पे, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज में, राइट। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा, 5% से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है 194LBA, ठीक है ना, ये आता है ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि अगर मान लो आप नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो 5% से टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और डिविडेंड दे रहे हो तो 10% से, और वो टैक्सेबल किस रेट से हो जाएगा, इंटरेस्ट है तो 5% से, अदरवाइज डिविडेंड है तो 10% से, बस यहाँ एक ध्यान रखना है, बाकी तो यही है, राइट। तो ये एलबी, तो ये हमारा ये रहा साहब, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एलबी में आ रहा है हमारा, तो एलबी में आ रहा है तो एट द रेट ऑफ 5% वो नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फर्दर, ही इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर, देखो मैंने आपको बताया था 115A, चैप्टर 12A की इनकम, चैप्टर 12 की इनकम पे, सॉरी चैप्टर 12A नहीं, चैप्टर 12 की इनकम पे आपको कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। तो इस खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ, अब ये क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ बोथ, ये बोलता है फंड के हाथों में और विशित के हाथों में, दोनों के हाथों में क्या टैक्स इफेक्ट आएगा, रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन ट्रू सिचुएशन, ये बोलता है इस पर इनकम टैक्स अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड अगर मान लो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो 194 एलबी के अंदर एट द रेट ऑफ 5% टीडीएस डिडक्ट करेगा, और इसके लिए एट द रेट ऑफ 5% टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। कितना ब्याज मिल रहा है, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए का 5%। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो सेज ऑलवेज, ठीक है ना, तो 5 × 4% प्लस इक्वल टू, तो 5.2% से आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, तो 6 कितना हो जाएगा, 62,400 आ जाएगा, दैट्स इट। तो इतना आप टीडीएस डिडक्ट करोगे और यही इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है, देख लो। 5.2 आ गया, 62,400, ठीक है। अब ये बोल रहा है दो सिचुएशन है, इस अगर अच्छा अगर मान लो ये नोटिफाइड जोन में है, एनजेए में है, एनजेए, अच्छा ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन ने पढ़ा था कि एनजेए वालों के साथ आप मान लो डील कर रहे हो तो हम क्या मानेंगे कि आप डीम्ड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहे हो, भले ही आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं हो लेकिन फिर भी आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस लगा देंगे, और अगर आपको कोई भी पेमेंट किया जाता है तो 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, राइट। तो यहां पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा 30% प्लस 4% सेस वाला, तो 30 × 4% प्लस इक्वल टू, तो 31.2% से टीडीएस डिडक्ट होगा इन केस ऑफ एनजेए, राइट। अच्छा विशित के लिए इनकम 31.2% से टैक्सेबल नहीं होगी, विशित के लिए इनकम तो 5% से टैक्सेबल होगी 115A के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर फंड जब टीडीएस डिडक्ट करेगा तो 31.2 के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, इवन उसकी इनकम इतनी टैक्सेबल नहीं है, कोई बात नहीं, रिफंड क्लेम कर लेगा वो। वापस समझो इस चीज को, देखो मिस्टर बिशित मान लो ही इज नोटिफाइड जुडिशियल एरिया में, देखो 115A क्या बोलता है
115 ए में हमें तो पता पड़ गया है कि ये इंटरेस्ट 115 ए में आ रहा है। अब 115 ए में आ रहा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 5%। अपन ने देखा था इंटरेस्ट जो उसका टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20% होता है, बट कुछ केसेस में 5% से होता है। तो ये एलबी वाला केस आ रहा है 194 एलबी वाला, ये 194 एलबी वाला केस आ रहा है। तो इस केस में इसकी इनकम जो टैक्सेबल होगी 5% से होगी, और एलबी में बोला जाता है 5% टीडीएस डिडक्ट करना होता है नॉर्मल केस में। बट अगर आप एनजे में हो तो टीडीएस जो डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। आपको 31.2% मतलब 30% प्लस 4%, 31.2% से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहां पर जब अगर ये मिस्टर बिशित एनजेए में लोकेटेड है तो जब फंड उनको पेमेंट करेगा तो 31.2 के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस डिडक्ट 31.2 के हिसाब से करेगा तो 12 लाख इंटू 31.2% मतलब 3,74,400 का टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, बट अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है बिशित की इनकम कितनी क्या रेट से टैक्सेबल होगी। अरे बिशित की इनकम पे थोड़ी कोई मना किया हुआ उन्होंने यार, वहां तो 115 का बेनिफिट दो ना, 62,400 विल बी द इनकम, बाकी रिफंड क्लेम कर लेगा, रिटर्न फाइल करेगा रिफंड क्लेम कर लेगा, दैट्स इट सिंपल। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना इन चीजों से। एनजेए में ये बोला है भैया पेमेंट करते समय 30% टीडीएस डिडक्ट करो, ट्रांसफर प्राइसिंग निकालो। ट्रांसफर प्राइसिंग में सब कुछ बराबर है तो क्या प्रॉब्लम भाई, तो क्या प्रॉब्लम। टैक्सेबिलिटी तो 115 ए के अकॉर्डिंग ही आएगी ना, वहां थोड़ी मना हो रहा है कुछ, वहां थोड़ी बोला है कि नहीं नहीं एनजेए में तुम टैक्सेबिलिटी भी इतनी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया 115 ए में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आउटसाइड इंडिया है अदर देन नॉर्मल एनजी है तो भी अपन ने देख लिया था, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। विल देयर बी एनी चेंज इन द टैक्स लाइबिलिटी इफ द इनकम रिसीव्ड इन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये बोलता है कि सर मान लो इसको इंटरेस्ट ना मिलकर अगर उसको एफटीएस मिल रहा होता तो क्या होता। देखो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तब तो 5% में आ रहा है, एफटीएस और रॉयल्टी है, और अगर उसका इंडिया में पी नहीं है सिंपल सी बात है तो 10% से टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। 115 ए में रॉयल्टी और एफटीएस एट द रेट ऑफ 10%, चलो देख लो, एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा अंडर 115 ए में टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। स्मिथ ए फॉरेन नेशनल एंड क्रिकेटर, एक फॉरेन नेशनल एंड क्रिकेटर है, ठीक है, केम टू इंडिया एज ए मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये क्या है, फॉरेन स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना। यहाँ याद करो 115 बीबीए, बीबीए किस पे लगता है, मैंने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन मतलब जो करंट में एथलीट है, ठीक ना, करंट में एथलीट है, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ठीक है ना। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का यहाँ पे उनको बुलाया भैया आओ खेलो, तो अब यहाँ पर अगर गेम स्पोर्ट्स गेम, स्पोर्ट्स गेम दूसरे गेम नहीं, पजल्स क्रॉसवर्ड पजल्स वो वाले नहीं, स्पोर्ट्स गेम्स खेलने से अगर कोई पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट से कोई अगर पैसा मिलता है, कोई आर्टिकल लिखता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, आर्टिकल लिखता है उससे कोई पैसा मिलता है, सो यहाँ पर 115 बीबीए में आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, सेम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर कोई गारंटेड अमाउंट मिलती है तो वो भी उनके लिए एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से, बट यहाँ एक चीज ध्यान रखना, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन भी नहीं होना चाहिए, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और दोनों के लिए ये, यहाँ के लिए यहाँ दोनों के लिए। अभी कहते हैं नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मान लो इंडिया में आके कोई भी अमाउंट अगर उसको रिसीव्ड होती है ना, तो उसको टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हो तो 194E में आपको एट द रेट ऑफ 20% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो सेस ऑलवेज 4% सेस ऑलवेज, और अगर इनका लिमिट सरचार्ज से ऊपर चले जाता है तो सरचार्ज का इफेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो, ही रिसीव्ड 5 लाख फॉर पार्टिसिपेशन इन मैचेस इन इंडिया, तो देखो इस 5 लाख पे तो आप क्या करोगे, ये 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा 115 बीबीए में। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1 लाख एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी आपका आ जाएगा। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट आर्टिकल, उसके 10,000 रुपये मिलते हैं, चलो साहब ये भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 5 लाख रुपए आ गए प्लस 1 लाख रुपए आ गए प्लस प्लस 0.10 मतलब 6,10,000 तो आ गए। और देखते हैं, ही स्टेड इन द इंडिया, ही हैज वन प्राइज ऑफ हॉर्स रेस, अच्छा भैया हॉर्स रेस का 20,000 रुपए का उसको प्राइज मिला, ठीक है ना।
हॉर्स रेस का प्राइस 115 बीबीए में नहीं आएगा यहाँ पे, तो उसको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दिस इज द कैजुअल इनकम, राइट, और कैजुअल इनकम पे जो टैक्स रेट है उससे उसको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे तो 194 ई में टीडीएस डिडक्ट होगा और यहाँ पर 194 बी में टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है ना। बल्ले बल्ले, ठीक है ना। हॉर्स रेस, घुड़दौड़, वो हॉर्स रेस में अगर आप लगाते हो ना, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो 194 बीबी में टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%, अगर 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट आपने किया है तो। ही हैज़ नो अदर इनकम, और उसकी कोई इनकम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो सिंपल है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे तो 6.10 पे तो आपका 20% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, और 20,000 पे आपकी 30% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आएगी, और जो भी फाइनल टैक्स आएगा उस पर 4% सेस लगा दो। चलो देख लेते हैं, इनकम तो आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है, और 20,000 की हॉर्स रेस आ गई, चलो ठीक बात है। अब देखो 6,10,000 पे तो 20% आ गया, और 30% के हिसाब से ये आ गया, तो इस पर सेस लग जाएगा। तो मैंने भी आपको बताया था, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आर द इनकम स्पेसिफाइड अबाउट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस, यस टीडीएस लगेगा ना, बता भी दिया मैंने आपको कहाँ कहाँ कौन सा टीडीएस डिडक्ट होना है। 115 बीबीए में टैक्सेबल हो रहा है, और वो टीडीएस आ जाएगा 194 ई में, और ये आ जाएगा 194 बीबी में, तो ये भी कंप्लीट है। चलो व्हाट वुड, ये कहता है इज ही लाइबल टू फाइल रिटर्न। अच्छा देखना, ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 115 बीबीए का इनकम होता है, उसके अलावा और कोई इनकम नहीं होती तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ 115 बीबीए का इनकम होता, ये जो है ना 115 बीबीए का इनकम होता, तब तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट इसकी 20,000 रुपए की अदर इनकम भी है, तो इसको तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इसको तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो कहाँ पर है, हेंस ही वुड लाइबल टू फाइल रिटर्न, ठीक है, इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। व्हाट वुड हैव बीन द हिज टैक्स लायबिलिटी इफ मैच रेफरी होता, अरे भाई साहब स्पोर्ट्समैन को मिलता है 115 बीबीए का बेनिफिट, 115 बीबीए का जो बेनिफिट मिलता है वो स्पोर्ट्समैन को मिलता है। करंट में जो एथलीट हो, मैच रेफरी, भाई साहब ये तो मैच रेफरी कोई स्पोर्ट्समैन थोड़ी होता है, राइट, तो इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 115 बीबीए का, इसके लिए तो पूरी की पूरी इनकम नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब यहाँ जो 6,10,000 रुपये आए हैं वो उसके नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएंगे, सिंपल। देखो ये तो 115 बीबी विनिंग फ्रॉम है, वो तो 115 बी वो तो आपका कैजुअल इनकम के रूप में 30% से टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी जो इनकम है उसके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, दिस विल बी द नॉर्मल इनकम। चलो सो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेरीज मेरे पास आई थी, तो मैं उस क्वेरीज को रिजॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर ऐसा कोई तरीका बताओ ना कि सर 115 ए हमारी टिप्स हो जाए। बताता हूँ, इंटरेस्ट वाला जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, हाँ नहीं नहीं क्या क्वेरी थी यार आपकी, 115 बी डी की, सॉरी एडी 115 एडी की, सर ये हमें याद नहीं रहता, ये क्वेरी मेरे पास आई। वो एल बी एल सी एल डी एल बी ए वो तो भूलोगे नहीं तुम, सेट कर दिया तुम्हारे दिमाग में मैंने, आप मेरे सेशन जरूर देखना तुम वो वाले, मजा आ जाएगा। 115 एडी आपको अभी छोटे से मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो इसमें दो जने थे, पहले तो एक ही था, एफ आई आई था, है ना, बाद में कौन आया, स्पेसिफाइड फंड भी आ गया, तो अब कितने जने हो गए, दो जने हो गए, दो जने, ठीक है, दो जने हो गए, ठीक है ना, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में समझा करो। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई एक, तो इन्वेस्टमेंट इनकम और एक अदर इनकम, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, हाँ सर ऐसा ही कुछ बताया था। इन्वेस्टमेंट इनकम में मैंने क्या बताया था कि सर एफआईआई को अगर हो और स्पेसिफाइड फंड को हो तो क्या होगा। देखो एफआईआई पहले नंबर पे है ना, एफआईआई और दूसरे नंबर पे ये है, कितने जने हैं ये, दो जने हैं। सबसे पहले एफआईआई आया तो इसलिए मैंने एफआईआई को लिख दिया और बाद में स्पेसिफाइड फंड को लिख दिया। एफआईआई आए जब कितने, दो जने थे, ये लो तो दो, अरे एफआईआई को कट कर दो, बचा कितना, एक जना, यहाँ एक, 20% 10%, भूलने की क्या बात है इसमें। फिर आ जाओ अदर इनकम पे, अदर इनकम पे क्यों दिमाग लगाना मुझे, 111 एक ही इनकम मुझे पता है, 112 एक ही इनकम मुझे पता है, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल 112, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्या दिमाग लगाऊं, 111 ये मुझे पता है 15% से होता है, 112 ये मुझे पता है 10% से होता है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है। ये मुझे पता है एट द रेट ऑफ 10%, अदर 20% होता है, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% होता है, बट यहां पर ध्यान रखना यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10% है, बस ये एक चीज ध्यान रखना। और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर तुम्हें पता हो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल में जाता है, नॉर्मल में 30% के हिसाब से अगर आपकी टैक्स रेट है तो नॉर्मल 30%, तो यहाँ 30%, दैट्स इट, ये हो गया। क्या याद रखना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी आर डन विथ नॉन रेजिडेंट। अब आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर अपन,
बट यहाँ तक एक बार नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, इसको मैं अलग से सेपरेटली अपलोड कर दूंगा, देन विल कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चल।